नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जहां हमने देखा है कि कई जगहों पर ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी के मामले में कई कंप्लेंट्स, कई बातें, कई ऐसे हमारे सामने आती है जिससे हम चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, धोखाधड़ी किस तरीके से होती है, कैसे होती है। सरासर बेईमानियाँ भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अमरावती की अगर हम बात करें तो आज हम अमरावती में हैं। आज हम अमरावती के ग्रामीण में दौरा था हम लोगों का, तो हमें बात पता चली कि यहाँ कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि आप भी चौंक जाओगे। मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग प्रॉपर्टी तो ख़रीद लेते हैं, प्लॉट ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो धोखाधड़ी होती है, बड़ी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की तरह उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। एक प्लॉट को 4-4 लोग बेच दिए जाते हैं, 5-5 लोग बेच दिए जाते हैं और 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करा के उसे दे दिया जाता है और रजिस्ट्री मान्यता करके। लेकिन सरासर सरकार के साथ, जनता के साथ हो रहे इस धोखे को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन कुछ दानिशमंद लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ पर निगाह रखते हैं, हर चीज़ पर ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ अमरावती के सलीम जावेद खान साहब है, जो सपा से है, अमरावती के प्रेसिडेंट है, और उनसे आज हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ ऐसे तत्व, ऐसे मुद्दे हमारे सामने ला के खड़े कर दिया कि खुद हम वो देखकर, सोचकर, उसकी माहिती लेने के बाद हमारे खुद के होश उड़ गए हैं। तो चलिए, क्या मामला है, क्या मुद्दे हैं, कैसे एक प्लॉट 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को बेच दिया जाता है सरासर, वो हम खुलकर बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं सलीम सर को मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर अमरावती से। आपका स्वागत है बहुत बहुत TNN में। शुक्रिया TNN, शुक्रिया TNN। क्या मामला है, कैसे हैं? अभी आपने हमें बताया कि प्लॉट जो है 4-5 लोगों को बेच दिया जाता है, क्या मामला है? आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 20 से 25 साल में एक ट्रेड चल रहा है, जो बस खेती लो और उसको लेआउट अपना भूखंड में कन्वर्ट करो और फर्जी तौर पे 100 रुपये के स्टैम्प पे बेच डालो। उसके बाद में ये हुआ कि भाई जो तुम्हारे भूखंड वाली ज़मीन है, उससे मूलभूत सुविधा से हर इंसान मतलब मुहैया रहता है, उसमें ना मूलभूत सुविधा मिल पाती है, ना ही उसमें प्ले ग्राउंड निकल पाते हैं, और ना ही उसमें कुछ रोड है, नालियाँ है, ना उसमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे यहाँ यही ट्रेड चल रहा है कि हमारे वहाँ अमरावती में 2 नंबर के जो दूसरे धंधे थे वो कुछ नहीं है। सभी को यही लगता है कि भाई इसमें कमाई ज़्यादा है, इसलिए सब इंसान बस अपना बिल्डरशिप बनना चाह रहे और बस भूखंड डाल रहे और उसको बेच रहे हैं। क्या ये बात सही है कि एक प्लॉट 4-4, 5-5 लोगों को धोखे से बेचा जा रहा है? हाँ, ये सही है ना, क्योंकि आए दिन कैसा होता है, 100 रुपये के स्टैम्प पे नोटरी करके वो दे देते हैं। अब गवर्नमेंट उसकी कुछ नोटरी रहती नहीं, कोई रजिस्ट्री गवर्नमेंट से ही नहीं, फर्जी है। कहीं भी जाओ, कोई भी वकील साहब से लो, उसकी नोटरी करा लो, 100 रुपये के स्टैम्प पे और दे दो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक एक प्लाट को 4-4 लोग, 5-5 लोगों को बेचते हो। सलीम जावेद सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि जब ये मामले अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, धोखाधड़ी के 420 के, फ्रॉड है, 420 है, सीधी सीधा, जब ये मामले एक अच्छा इंसान, शरीफ आदमी जिसने अगर मेहनत की कमाई से वो ख़रीद लिया और उसको जब पता चलता है कि 4 लोगों को बिका हुआ है, जब वो पुलिस में केस जाती है तो क्या पुलिस कोऑपरेट करती है? नहीं, पुलिस कोई कोऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई 100 रुपये के स्टैम्प पे हम इनकी रिपोर्ट लेंगे कैसी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई ना सील है, ना स्टैम्प है, ना कुछ है। सिर्फ 100 रुपये के स्टैम्प पे फर्जी तौर पे वो 6 महीने चलती है। गवर्नमेंट का अगर स्टैम्प है तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। उनको मालूम है ये प्लॉट लेने वाला 5 साल, 7 साल, 4 साल हो गए, तो उसकी कोई मान्यता है ही नहीं, तो लोग अपने उस पर कोई कब्जा कर ले रहे हैं या फिर कोई उसको डबल टिबल बेच दे रहे हैं, तो उसमें पुलिस कुछ कर नहीं पाती है उसमें। आपको क्या लगता है, महीने में या एक साल में कितने ऐसे फ्रॉड मामले सामने आते होंगे? एक साल में कितने फ्रॉड मामले आते हैं? एक साल में देखा जाए ना तो वैसे 20 से 25 मामले हम देख ही रहे आए दिन। अब किसी का मकान है, कोई किराए पे लिया, किराए पे लेने के बाद में वो साल 6 महीने रहता है और उसके बाद में ये होता है कि उसको खुद बोलता है कि भाई मैं खाली नहीं कर रहा, तुम्हारे से जो बन पड़ता कर लो करके, तो उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो उन लोगों को जो दिक्कतों का सामना आता है कि प्लॉट लेने के बाद या उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसको उसके साथ ज़्यादती की जा रही है, अगर ठीक है वो गरीब है, शरीफ इंसान है, तो फिर उसके लिए क्या रास्ता है, आप बता सकते हो? उसके लिए एक ही रास्ता है कि भाई अगर उनको निकलना है तो जो उन्होंने 5 साल 7 साल, देखिए कैसा होता है,
कोई भी अपनी जमा पूंजी, और सब मुस्लिम क्षेत्र में तो ये लोग हैं कि जो अपना रिक्शा ऑटो चलाने वाले हैं, कुछ सर्विस वाले तो है नहीं, सब अपना बिजनेसमैन ही है और छोटे मोटे कारोबारी के लोग हैं, बिजनेसमैन भी नहीं बोल सकते उनको। तो वो अपनी इतनी मेहनत की गाड़ी कमाई जो रखते हैं, उसके बाद में वो 1-1.5 लाख 2 लाख के, आज तो वो प्लाट उतने के है भी नहीं, आज भूखंड के प्लाटों के 800 900 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं वो लोग। तो अब बताओ 7 लाख 8 लाख रुपए का वो अपने भविष्य के हिसाब से वो प्लाट ले रहे हैं, और उसके बाद में जब वो 7-8 साल के बाद में जब आने के बाद में उसका ये हो रहा है कि जो उसकी इनकम बढ़ के आना उस पर प्लाटों पे 4-5 साल रख रहे हो ना, अपने बच्चों को खिला रहा है पिला रहा है, उनकी रोज़ की जो काट कसर करके जो जमा किया उसने, उसके बाद में जो प्लाट लिया, उसके बाद में उसकी 5 साल में पैसे बढ़ना चाहिए ना, और तो वो पैसे नहीं बढ़ के, ये अगर उसके 2-3 प्लाट अगर ऐसे बिक गए, 2-3 लोगों ने ले लिया, तो उसका बाद में वही है कि भाई जिसने 3 लाख 4 लाख में लिया तो भाई ये पैसे तेरे वापस ले ले, हम इसके ऊपर नहीं दे सकते, और नहीं तो फिर 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको, मैं आपको थोड़ी सी और आगे जानकारी दे दूं कि भूखंड का मामला क्या होता है, क्या मामला होता है फ्रॉड का, और कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। इसमें भाईगिरी भी आ जाती है, जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, तो इस तरह कभी कभी ये भी काम करना पड़ता है। तो भाईगिरी और एक धोखेबाजी और उस भूमि को किस तरह से बेचना, वो उसके भी फंडे कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि वो लोग उसी में रहते हैं, और किस तरह से 420 करने के बाद उनको धोखा देना, ये भी एक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक शरीफ आदमी अगर वो प्लॉट ले लेता है, कुछ सेल्स के लिए ले लेता है कि आगे चलकर उसके कुछ वो पैसा काम में आएगा, वो उसे वैसे ही रख देता है। लेकिन कुछ तत्व जो लोग नियत रखने वाले लोग हैं, वो उसी प्लॉट को जगह जगह यानी 3 से 4 5 6 जगह बेच दिया जाता है। जब वो पुलिस की मदद लेने अगर वो थाने जाता है तो उसे पुलिस भी नकार देती है। यहाँ तक कि नज़ुल ऑफिस अभिलेख ऑफिस कार्यालय के पास जाने के बाद में अगर वो निवेदन देता है कि हमारी मदद के लिए, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन सीधा सीधा एक अगर हम काउंट करते हैं तो वो जो ओरिजिनल मालक है और 3 से 4 या 6 जगह वो बिकता चला गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसे समझौता कर लेना होता है। वरना मैंने जो एक बात कहा आपसे कि लोहे को लोहा काटता है, तो फिर किसी भाई को वहाँ लाके खड़े करना पड़ता है, तब जाके इंसाफ उसे मिलता है। तो हम अगर कानून से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो और किसी से इंसाफ मांगेंगे। तो मैं चाहूँगा कि अमरावती में कुछ ऐसे कानून बनाए जाएँ, जो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ गरीबों के प्लॉटों को हड़प लिया गया है। तो सलीम जावेद खान साहब, मैं आगे चलूँगा। लॉकडाउन का क्या अमरावती में कैसा रहा, आपने कैसा काम किया, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने काम किया? हम समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारा ये समझ लो कि 23 मार्च 2000 को जब लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी के जो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष है, उनका ये कहना था कि भाई पार्टी हमारी बाद में है, पहले अब एक इंसान है, तो हम पार्टी के थ्रू में ना करते हुए, पार्टी के बैनर पे हमारे को ना करते हुए, हमारा ये था कि भाई हम अगर इंसानियत के नाते अगर फर्दन भी अगर काम करते हैं तो करा जाए। तो हमारी एक तंजीम है निफास करके, उसके बैनर तले हमने लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए। उसके बाद में हमारा जो इरविन हॉस्पिटल है, हमारा जो डफरिन हॉस्पिटल है, पंजाबराव देशमुख हॉस्पिटल है, उसमें हमने रात का जो खाना था, हमने रेगुलर 1.5 महीने तक के उसका वहाँ के लोगों को हमने, जहाँ पेशेंट है उनके जो रिश्तेदार है, तो उनको खाना तकसीम किए। अच्छा, आपने इतना काम किया लॉकडाउन के अंदर में, 14 महीने हो गए, लंबे लॉकडाउन को 14 महीना चल रहा है। आपको क्या लगता है कितनी दिक्कतें हैं लोगों को, कोई परेशानी अमरावती के अंदर में? बहुत परेशानी है। आज रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले के लिए तो ये है कि भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, लेकिन प्रशासक जो है वो ठस से मस नहीं होने। लेकिन अभी यह है कि 1 तारीख से अगर ये लॉकडाउन अगर नहीं खोलते तो वाकईतन लोगों को यही रहेगा कि भाई कुछ ना कुछ जहर खा के या फांसी लेके ऐसी मोड़ पे ये लॉकडाउन पहुंच गया है। ऐसा कोई हादसा बताइए जो 22 मार्च के बाद में आपके नज़रों के सामने गुजरा है कि कहीं आप मदद करने के लिए गए और उनकी आंखों में आंसू आपने देखा, या ऐसा वाक़या बताइए कि किसी ने आपके हाथ जोड़ा हो कि आपने उनकी मदद किया, या ऐसा कोई वाक़या बताइए कि जो 2 दिन से भूखा था, या ऐसा वाक़या बताइए कि जो बच्चों को खाना नहीं मिल पाया। हाँ, ऐसे तो है, लेकिन उसमें कैसा है, अगर हम नाम लेके अगर बोलेंगे तो हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है और उनके लिए भी एक गलत मैसेज जाएगा। लेकिन ऐसे कई हादसे हैं, लेकिन हम बताना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम गए जब वहाँ पे तो ये हाल हुआ है कि उनके आंखों में आंसू गए, उनके बच्चों के जब उनके चेहरे देखे हमने, तो उनके चेहरे से हमारे खुद के आंसू निकल गए वो, और वो भूखे प्यासे थे बेचारे। बिल्कुल, हालत तो बहुत बद से बदतर है, और ये नागपुर या अमरावती की बात नहीं बल्कि
पूरे भारत की हालत अब बद से बदतर होते जा रही है और पानी जो है उस दिन पर दिन सर से ऊपर होते जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज हमें देखने को मिल रहा है कि रोज़ कमाना और रोज़ खाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे साथ थे सलीम जावेद खान साहब, जो अमरावती के सपा के प्रेसिडेंट थे। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, अमरावती।